पेरियार रामास्वामी नायकर जी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, ललित सिंह यादव जी, कर्पूरी ठाकुर जी, माता रमाबाई जी, मानवर कांसीराम साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए, मंच पे आसीन भिक्षु संघ और हमारे बहुजन समाज के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तमाम मंच पे आसीन अतिथिगण, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, प्यारे साथियों, सभी को क्रांतिकारी जय भीम, विनम्र नमो बुधाय। मुझे थोड़ी सी आपसे बातें करनी है, लेकिन बातें तब होंगी जब आप आपस में बात नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन आपका ध्यान चाहता हूं, थोड़ी सी एक बात समझिए। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगा जन जागरूक बौद्ध सम्मेलन कर रही समिति का, बौद्ध एकता समिति, जिसने इतना सुंदर आयोजन किया, और वो भी ऐसे अवसर पर जिन दो माताओं ने, राजमाताओं ने भारत में भारत की महिलाओं के लिए, जिनको पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी, उनको पढ़ाने का पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 को खोला। ऐसे दो राजमाताओं की जयंती आज आप यहां मना रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। देश की सरकारें शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाती हैं, राधा कृष्णन जी के जन्मदिन पर मनाती हैं, जबकि असल शिक्षिका जिन्होंने इतिहास लिखने का काम किया वो माता सावित्रीबाई फुले और माता फातिमा शेख हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में समाज की सारी बेड़ियों को तोड़कर, और ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में, क्योंकि आपको पता होगा जब ज्योतिबराव फूले जी ने सावित्रीबाई फुले जी को पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद फातिमा शेख जी की मदद से पहला, देश की महिलाओं का पहला स्कूल 1 जनवरी 1848 को खोला, तो ज्योतिबराव फूले जी के ऊपर इतना ज्यादा दबाव वहां के लोगों ने बनाया, उनका सामाजिक बहिष्कार कर दिया, और उनको कहा कि या तो अपने बेटे बहू से कहो वो स्कूल बंद करे, वरना तुम्हारा सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। ज्योतिबराव फूले जी के पिताजी ने अपने पुत्र ज्योतिबराव फूले जी को और पुत्रवधू सावित्रीबाई फुले जी को कहा कि अगर तुम्हें समाज के विपरीत जाकर, धर्म के विपरीत जाकर अगर इसी तरह महिलाओं का स्कूल खोलना है तो मेरा घर खाली कर दो। ज्योतिबराव फूले जी ने और सावित्रीबाई फुले जी ने वो घर छोड़ दिया, लेकिन ऐतिहासिक काम करके दुनिया के अंदर ऐसा काम करके दिखा दिया जिसके लिए आज स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम दिया जाता है। और आज आपको इसलिए धन्यवाद करता हूं कि सरकारें तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाती हैं राधा कृष्ण जी के नाम पर, लेकिन आप लोगों ने सच्चे मायने में जिनके नाम पे शिक्षा दिवस मनना चाहिए, आप लोग उनके नाम पे शिक्षक दिवस मना रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, भारत के अंदर सबसे ज्यादा ब्राह्मण मजबूत क्यों हैं? क्योंकि ब्राह्मणों का शिक्षा के ऊपर कब्जा था। ज्ञान पर जिसका कब्जा होगा, क्योंकि सारे जितने भी दुनिया में तरक्की हुई है वो ज्ञान से हुई है। किसी भी व्यक्ति के सोचने पर पाबंदी लगा दो, पढ़ने लिखने पर पाबंदी लगा दो, उसके बाद वो व्यक्ति और जानवर में कोई फर्क नहीं रहेगा। और इतिहास गवाह है, भारत के अंदर धर्मशास्त्रों में लिखकर देश के 88% बहुजनों के पढ़ने लिखने पर, ज्ञान पर धार्मिक बंदिश थी, उनके व्यापार करने पर धार्मिक बंदिश थी, उनके संपत्ति रखने पर धार्मिक बंदिश थी। इसीलिए देश के 88% बहुजन समाज के लोग, चाहे अनुसूचित जाति में हो, चाहे अनुसूचित जनजाति में हो, चाहे पिछड़े वर्ग में हो, चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक में हो, वो लोग क्यों इतने पिछड़ गए?
क्यों वो बड़ी जमीनों के मालिक क्यों नहीं बन पाए? वो बड़े व्यापारी क्यों नहीं बन पाए? वो स्कूल कॉलेजों के मालिक क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि उनके ऊपर लगातार लगभग 3000 साल तक उनके पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश थी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जिस धार्मिक बंदिश को तोड़ने का काम ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख जी ने किया, और उसके बाद उस रास्ते को और मजबूती देने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया, जिन्होंने अपने संविधान में सबको बराबर करके सबके पढ़ने लिखने के रास्ते को खोल दिया। उसके बाद जब हमारे लोग पढ़ने लिखने लगे, बाबा साहेब के दिए रिजर्वेशन की वजह से नौकरियां मांगने लगे, और जब 1993 में मंडल कमिश्नरों की सिफारिश लागू हो गई सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट के आने के बाद, उसके बाद पिछड़े वर्ग के लोग भी नौकरी मांगने लगे, तो उन लोगों के पेट में दर्द हो गया जिन लोगों का देश के सारे संसाधनों पर कब्जा था, जिन लोगों का देश के पूरे व्यापार के कब्जा था, जो लोग देश की सारी नौकरियों पर कब्जा करके बैठे थे। लेकिन जब अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े वर्ग के लोगों को 49.5% हिस्सा मिलने लगा, तो जो लोग पूरी की पूरी रोटी खा रहे थे, जब उनको उस रोटी में जिन बाकी का हक था उनको हक देना शुरू किया, तो उनके पेट में दर्द हो गया। जो लोग बाकी लोगों का हक मार रहे थे, जो उनकी हकमारी कर रहे थे, उनके पेट में दर्द हो गया, और उन लोगों ने षड्यंत्र किया। षड्यंत्र करके उन्होंने दो तरह के काम किए। उन्होंने एक तरफ देखा कि इन लोगों के पास बोलने की ताकत कहां से आई है, ये लोग ताकतवर होने लगे तो कहां से हो रहे हैं, ये लोग इंजीनियर बनने लगे हैं, डॉक्टर बनने लगे हैं, साइंटिस्ट बनने लगे हैं, प्रोफेसर बनने लगे हैं, कलेक्टर बनने लगे हैं, IPS IAS बनने लगे हैं, मंत्री बनने लगे हैं, मुख्यमंत्री बनने लगे हैं, मुख्य न्यायाधीश बनने लगे हैं, यहां तक कि राष्ट्रपति बन गए हैं। अरे जो लोग कभी इनके घर के सामने से चप्पल पहनकर नहीं निकल सकते थे, आज लोग बड़े बड़े अफसर बन के बैठने लगे हैं। ये बोलने की ताकत इनके पास कहां से आई? तो उनको समझ में आया ये बोलने की ताकत इनके पास पढ़ने लिखने से आई है, ज्ञान से आई है, और नौकरी से घरों में थोड़ा पैसा आया है। जब ज्ञान भी आ गया, थोड़ा पैसा भी आ गया, तो बोलने की ताकत आ गई। आपको याद होगा इसी के ऊपर, क्योंकि जो हजारों साल हमारे लोगों ने जो गुलामी झेली, जो वो शिक्षा से, ज्ञान से वंचित रहे, उसके ऊपर ज्योतिबा फूले जी ने गुलामगिरी में लिखा है, ज्ञान बिना मति गई, मति बिना नीति गई, नीति बिना गति गई, गति बिना धन गया, और धन के अभाव में हमारे लोग गरीब हो गए और गुलाम हो गए। यानी अगर आपके पास शिक्षा नहीं रहेगी, अगर आपको फिर से ज्ञान से वंचित कर दिया जाएगा, अगर आपको नौकरियों से फिर से वंचित कर दिया जाएगा, तो आपके पास और है क्या? आप तो बहुत बड़े जमींदार भी नहीं है, क्योंकि दलितों के पास तो, आदिवासियों के पास तो पहले से ही जमीन नहीं है, अति पिछड़ों के पास पहले से ही जमीन नहीं है। पिछड़े वर्ग में जिन लोगों के पास थोड़ी बहुत जमीन है, उनके पास भी थोड़ी बहुत जमीन है जो केवल अपना गुजारा चला सकते हैं, वो कोई बहुत बड़े जमींदार नहीं है। तो हमारी तरक्की का जो रास्ता खुला था, जिसको खोलने के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चे गंवा दिए, जवानी में अपनी पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया, अपना पूरा जीवन जलाकर हमारे जीवन में प्रकाश पैदा किया, हमारे आगे बढ़ने के रास्ते खोल दिए। लेकिन इन सरकारों ने षड्यंत्र करके देश के सारे संस्थानों को बेच दिया, MTNL बेच दिया, BSNL बेच दिया, रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, एरोड्रोम बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, और एक एक करके रेलवे बेच दिया। सब कुछ धीरे धीरे बिकता जा रहा है। देश के सारे संस्थान बेच दिए हैं, और देश के जितने यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, वहां कोई एग्जाम नहीं होता, केवल इंटरव्यू से होते हैं, केवल RSS के लोग कॉलेजों के अंदर प्रोफेसर लग रहे हैं। तो आपका तो इन्होंने नौकरी का रास्ता सब कुछ प्राइवेटाइज करके ठेके पे दे दिया, ठेकेदारी प्रथा ला दी। ठेकेदारी प्रथा में शोषण होता है, हमारी नौकरियां इन्होंने छीन ली है। और दूसरा जो रास्ता हमारा ज्ञान का रास्ता था, उन्होंने शिक्षा को पिछले 25-30 सालों में शिक्षा को इतना महंगा कर दिया, चूंकि सरकारी स्कूलों को कमजोर कर दिया। जिस सरकारी स्कूल में 100 टीचर होने चाहिए, वहां 20-25 टीचर हैं। जब टीचर ही नहीं होंगे तो स्कूल में पढ़ाई नहीं होगी।
और अपने पैसे वाले लोगों के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने प्राइवेट स्कूल खोल दिए और वहां पे संस्कृत कंपलसरी कर दी। इनके बच्चे, इनके नेताओं के, अफसरों के, स्वर्ण जाति के बच्चे पढ़ रहे हैं पब्लिक स्कूलों में। हायर एजुकेशन में इनके बच्चे जा रहे हैं विदेश पढ़ने। इनके बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में पढ़े और हमारे बच्चे हिंदी मीडियम में और संस्कृत पढ़े। इनके बच्चे बड़े बड़े अफसर बने, इनके बच्चे बड़े बड़े कंपनियों के मालिक बने और हमारे बच्चे पढ़ाई के अभाव में 10वीं 12वीं में पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हो जाएं। क्योंकि कॉलेजों के अंदर, नई शिक्षा नीति के अंदर इन्होंने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि अगर आपके बच्चे इंजीनियरिंग करना चाहें, मेडिकल करना चाहें, लॉ करना चाहें, बीआर करना चाहें या कोई अच्छे प्रोफेशनल कोर्स में जाना चाहें तो एक डिग्री करवाने के लिए कम से कम 12 से 15 लाख रुपया चाहिए और अगर एमबीए आईआईएम से करवाना है तो 50 लाख रुपया चाहिए। लेकिन देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग 99% ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की अगर इनकम जोड़ ली जाए तो 3,000 से लेके 20,000 रुपए महीना के बीच 99% SC ST और अति पिछड़े वर्ग के लोग और मुस्लिमों के अंदर भी 90% लोग ऐसे हैं जिनके पूरे परिवार की इनकम जोड़ ली जाए तो पूरे परिवार की इनकम एक महीने की 3,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए के बीच में एक महीना में कमाते हैं। तो जिनका पूरा परिवार 3,000 से 20,000 रुपया महीना कमाता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या वो अपने बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराने के लिए, एक डिग्री कराने के लिए क्या वो लोग 12, 15, 20 लाख खर्च कर सकते हैं? क्या एमबीए आईआईएम से कराने के लिए क्या वो अपने बच्चों को 2 साल की डिग्री कराने के लिए 50 लाख सरकारी कॉलेज में खर्च कर सकते हैं? क्या मेडिकल कराने के लिए 15-20 लाख रुपया चाहिए? क्या ये दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने बच्चों का मेडिकल की डिग्री कराने के लिए ये लाखों का खर्चा उठा सकते हैं? क्या और हायर एजुकेशन छोड़ दीजिए, अगर स्कूल एजुकेशन की बात करूं तो सरकारी स्कूलों को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया। नो डिटेंशन पॉलिसी लाके 1ली से 8वीं तक बच्चों को फेल मत करो, ऐसे ही पास कर दो। उन्हें कुछ आता नहीं है, 1ली से 8वीं तक ऐसे ही पास कर दिया। 9वीं में एग्जाम देना है, एग्जाम में बच्चे ने जब 8वीं तक कुछ सीखा ही नहीं, नो डिटेंशन पॉलिसी में ऐसे ही पास हो गया, वो 9वीं में फेल हो जाता है, उसके बाद स्कूल से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जो बच्चा पढ़ नहीं पाएगा, जो स्कूल में 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने को मजबूर है, वो बच्चा केवल मजदूर बन सकता है। जो मजदूर बन जाएगा वो मजबूर बन जाएगा। क्योंकि अच्छे स्कूल प्राइवेट में है, जिनके पास पैसा उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों में मध्यम दर्जे के अंदर, जो मध्यम दर्जे के प्राइवेट स्कूल हैं, वहां एक बच्चे की फीस का खर्चा, किताबों का खर्चा, वर्दी का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, सारे खर्चे जोड़ लिए जाए तो 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए एक परिवार को 15 से 20,000 रुपया चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिनके पूरे परिवार की इनकम 3,000 से 20,000 रुपए के बीच है, तो 1ली से 12वीं तक पढ़ाने के लिए पब्लिक स्कूल में क्या वो अपने बच्चे के लिए 15-20,000 रुपया 2 बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर सकते हैं? क्या तो उनके बच्चे कहां पढ़ेंगे? मजबूरी में उनके बच्चे सरकारी में पढ़ेंगे और सरकारी स्कूलों को जानबूझ के उन्होंने कमजोर कर दिया। और केवल कमजोर नहीं किया, मैंने आरटीआई से सूचना ली है, सरकारी डाटा ने बताया, सरकार ने बताया खुद आरटीआई में, सूचना के अधिकार में, पिछले 15 से 20 सालों में 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए। 2.25 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए और सर जितने बैंक थे बैंक प्राइवेटाइज कर दिए, इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेटाइज कर दी। हम लोग तो ये देख रहे हैं कि हम लोग मांग कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन लागू करो, हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए इतना वजीफा तो दो ताकि अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक समाज के बच्चे कम से कम पढ़ जाए। क्योंकि उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं है, लेकिन सरकारें वजीफा देने को भी तैयार नहीं है। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों है? पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन दिलाने के लिए 1951 से लड़ाई चली। 1951 में काका कालेलकर आयोग गया, काका कालेलकर आयोग ने अपनी रिपोर्ट जमा कर दी, सरकार ने उस रिपोर्ट को खत्ते में दबा दिया, पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन नहीं दिया। उसके बाद जब जनता सरकार आई 1978 में,
मंडल कमीशन का गठन किया। मंडल कमीशन की सिफारिशें जब आई तो उसको कांग्रेस सरकार ने दबा दिया। उसके बाद जब विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने 7 अगस्त 1990 को पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन लागू करने के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने की घोषणा कर दी। लेकिन मनवादी लोगों ने पूरे देश में तोड़ फोड़ कर दी। वो लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट ने भी मंडल कमीशन के उस सरकार के फैसले को स्टे कर दिया। 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट में केस चला। 2 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में केस जीता इंदिरा साहनी मर्सी जिन्होंने फिड़िया, और केस जीतने के बाद भी 1 साल सरकार ने लगा दिया नोटिफिकेशन निकालने में। 1993 में जाके पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन मिला, तब कहीं जाकर उनकी नौकरियां लगनी शुरू हुई। और यूनिवर्सिटी के अंदर 2008 में रिजर्वेशन ओबीसी का लागू हुआ, तब उनकी नौकरियां लगनी शुरू हुई। तो ये देखिए, पिछड़े वर्गों को रिजर्वेशन लेने के लिए 43 साल लगे। 43 साल। ये मैं जो कह रहा हूं जरा ध्यान से सुनो। पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन लागू करवाने में पिछड़े वर्गों को 43 साल लगे। लेकिन जनरल कैटेगरी जिनकी जनसंख्या 12% है, आपने देखा होगा बिहार के आंकड़े जो आए हैं, जनरल कैटेगरी के लोग 12% है। 12% को ईडब्ल्यूएस के नाम पर उन्होंने 10% दे दिया और उन्होंने कभी मांगा नहीं, कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, सरकार से कोई मांग नहीं की, कोई कमीशन गठित नहीं हुआ, कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई डाटा नहीं है उनकी जनसंख्या का। उसके बावजूद 4 दिन के अंदर बिना मांगे 12% लोगों को 10% रिजर्वेशन दे दिया। कोर्ट में गए तो कोर्ट ने भी स्टे नहीं किया। ओबीसी वाले मुद्दे पर कोर्ट ने स्टे कर दिया, लेकिन इस वाले मुद्दे पर कोर्ट ने भी स्टे नहीं किया। जबकि अगर आप संविधान को पढ़ेंगे, आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 16(4) पढ़ेंगे तो रिजर्वेशन का आधार गरीबी नहीं है। रिजर्वेशन का आधार है जो शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, केवल उनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। लेकिन जो लोग पहले से ही 75% सरकारी नौकरियों पे कब्जा किए हुए हैं, जो लोग सामाजिक रूप से भी समाज में सबसे ऊपर बैठे हैं, जिनका पूरे देश के व्यापार पे कब्जा है, जिन 10% लोगों का देश के 90% व्यापार पर और 90% प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा है, उनको रिजर्वेशन देने में उन्होंने 4 दिन के अंदर, एक दिन में कैबिनेट में पास, अगले दिन दूसरे दिन लोकसभा में पास, राज्यसभा उस दिन खत्म हो गई थी, राज्यसभा का 1 दिन का बढ़ा दिया सत्र, तीसरे दिन राज्यसभा में पास, चौथे दिन राष्ट्रपति ने साइन कर दिया और उसी दिन चौथे दिन नोटिफिकेशन हो गया। यानी कि सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद ओबीसी का नोटिफिकेशन आने में 1 साल लगा, लेकिन यह सरकार ने 1 दिन के अंदर जनरल कैटेगरी को नोटिफिकेशन देकर उनको 10% रिजर्वेशन दे दिया। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, इसलिए आपका वजीफा खत्म कर दिया, इसलिए आपसे पढ़ाई महंगी करके आपके बच्चों से पढ़ाई छीन ली, क्योंकि उन्हें ये पसंद नहीं है कि कोई उनसे सवाल करे। ये जो आज केंद्र में सत्ता है और उत्तर प्रदेश में सत्ता है, इस सत्ता को ये पसंद नहीं है कि कोई उनसे सवाल करे, और सवाल वो करेगा जिसे ज्ञान होगा, जिसे अच्छे बुरे में अंतर पता होगा। और सवाल पूछना आपको सिखाया ज्योतिबा फूले जी ने, साहू जी महाराज ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, रामस्वरूप वर्मा जी ने, ललित सिंह यादव जी ने, मान्यवर कांशीराम साहब ने, हमारे इन महापुरुषों ने हमें सवाल पूछना, न केवल सवाल पूछना सिखाया, बल्कि स्वाभिमान के साथ जीना सिखाया, अपने अधिकार के लिए लड़ना सिखाया। लेकिन ये सरकार क्यों नहीं डर रही है? किसान इतने दिन धरने पर बैठे रहे, आखिर ये सरकार क्यों नहीं डर रही है? इसलिए नहीं डर रही है, इन्हें तुम्हारी वोट की चिंता नहीं है, क्योंकि इन्हें जीतने के लिए तुम्हारी वोट नहीं चाहिए। ये तो जीतने के लिए धर्म के नाम पे दंगे करवा देते हैं और जीतने के लिए ईवीएम का इस्तेमाल करती है। इनको ईवीएम से जीत रहे हैं। अगर आपकी वोट से हार जीत का अंतर होता तो ये जनता की चिंता करते, जनता के मुद्दों पर काम करते, देश के संसाधनों को ना बेचते, शिक्षा महंगा करके आपके बच्चों से शिक्षा नहीं छीनते। लेकिन आपकी वोट का इनको डर नहीं है। आप इन्हें वोट दो चाहे मत दो, ये तो ईवीएम से जीत जाते हैं। इसलिए इस सरकार को खाट फेंकने के लिए अब ईवीएम हटाओ, देश बचाओ।
ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, स्वाभिमान बचाओ। तो ये आंदोलन हमने दिल्ली के अंदर शुरू कर दिया, पूरे देश के अंदर शुरू कर दिया। अभी मैं केरल के अंदर था, केरल से 6 तारीख को आया, जंतर मंतर पर ईवीएम को हटाने का धरना था, उसको अटेंड करके शाम को फिर फ्लाइट से महाराष्ट्र चला गया। परसों महाराष्ट्र लातूर में सम्मेलन था, कल तेलंगाना के अंदर था, रात तेलंगाना से आया, आज सुबह आपके बीच हूं। तो लगातार आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक लोगों के स्वाभिमान पर हमला है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट ली जाती है, हमारी सुनवाई नहीं है, कोर्ट के अंदर भी उनके लोग जल्दी से छूट जाते हैं, हमारे लोगों को अंदर कर दिया जाता है, ठेके पे सारी भर्ती हो रही है, ठेकेदार हमारे लोगों का ईएसआई खा जाता है, पीएफ खा जाता है, 40% तनख्वाह खा जाता है ठेकेदार। लेकिन कोई सरकार सुन नहीं रही है। इसलिए नहीं सुन रही है क्योंकि सरकार को तुम्हारी वोट नहीं चाहिए। और दूसरी गलती हमारी भी है, हम लोग शिक्षा को, जिस शिक्षा ने हमें बोलने की ताकत दी, जिस शिक्षा ने हमें नौकरी दी, हम लोगों ने उस शिक्षा की वैल्यू नहीं की। उन्होंने हमसे शिक्षा छीन ली, लेकिन हम धर्म के नाम पर अंधे होके उनके साथ चले जाते हैं। और उधर तथागत बुद्ध ने, कबीर ने, रविदास ने, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने और इतने सारे महापुरुषों ने हमें बताया ये पाखंडवाद, अंधविश्वास हमारी जड़ों को खोखला कर रहा है। इस पाखंडवाद से और अंधविश्वास से बाहर निकलो, अपने अधिकारों को पहचानो, अपनी मर्यादा को पहचानो, अपने स्वाभिमान को पहचानो। आपको याद होगा 1 जनवरी 1818 को 500 बहुजन समाज के योद्धाओं ने, 500 लोगों ने भीमा कोरे गांव के अंदर 28,000 की पेशवा सेना को, जो जातिवादी थी, उस पेशवा सेना को, उस 28,000 की पेशवा सेना को 500 बहुजन समाज के वीरों ने निस्तेनाबूद कर दिया। तो अपने शौर्य को पहचानो, अपनी काबिलियत को पहचानो। आप लोग के अंदर कूट कूट के काबिलियत भरी है, आपसे ज्यादा साहसी वीर कोई दूसरा नहीं है। इस देश को अगर बचाने की, आजादी की लड़ाई को भी देखेंगे तो उसको असल में अगर लड़ने, अपनी जान को कुर्बान करने वाले लोग थे तो वो बहुजन समाज के लोग थे। ये लोग तो वैसे भी अंग्रेजों के साथ हुआ करते थे। इन लोगों ने कब आजादी की लड़ाई लड़ी? आजादी की लड़ाई तो हमारे समाज के लोगों ने लड़ी है। हमारे लोग कुर्बानी देना भी जानते हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना भी जानते हैं। तो मैं अंत में आपसे निवेदन करता हूं, पुनः मैं सावित्रीबाई फुले जी को और फातिमा शेख जी को तो नमन करता ही हूं। एक और भी दिन है आज, क्योंकि 8 जनवरी को पंचशील दिवस 8 जनवरी को था, वो भी हम आज मना रहे हैं। ये खुशी की बात है, क्योंकि पूरे दुनिया में जिस तरह नफरत बढ़ रही है, उस नफरत से बचने का अगर कोई मार्ग है तो तथागत बुद्ध का धम्म का मार्ग है, जिसने पूरे दुनिया को शांति और मानवता का संदेश दिया। जिस बुद्ध के धम्म में समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री है, जिसमें सबके लिए कल्याण की भावना है, वो बुद्ध का धम्म का मार्ग केवल वही मार्ग है जो नफरत को खत्म करता है, जो प्यार फैलाता है, जिसमें सबके लिए करुणा है, सबके लिए मंगल भाव है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आप लोग अपने महापुरुषों को पहचानो, अपने सांस्कृतिक विरासत में बुद्ध के धम्म में घर वापसी करो, उसके बाद आपका कल्याण होगा। आप सबने मेरा इतना भव्य स्वागत किया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। तो हमको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।